राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज सरिता जी सुबह से बेचैन थी। कभी दरवाजे तक जाती तो कभी घर के किचन में आकर देखती कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। उमाकांत जी से रहा नहीं गया, बोल पड़े, अरे सरिता, बच्चे आएंगे तो घर पे ही आएंगे ना, क्यों इतना हड़बड़ी में हो? और तुम्हारी तबीयत का भी ध्यान रखना जरूरी है। उमाकांत जी समझा रहे थे अपनी पत्नी सरिता जी को। तभी घर की डोरबेल बजी। दौड़कर सरिता जी गई और दरवाजा खोली। सामने देखा तो उनकी बेटी कृतिका खड़ी थी। अरे बेटी, तू आ गई? हाँ माँ, आ गई। रिक्शा वाला खड़ा है माँ, मैं उसे पैसे दे दूं? तुम सामान अंदर लेकर चलो। बेटा, छुट्टे है कि नहीं? नहीं माँ, छुट्टे तो नहीं है, मैं मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। सरिता जी ने कहा, अरे इसकी जरूरत नहीं है, रुको, मैं अभी छुट्टे पैसे लेकर आती हूँ। सरिता जी भागी भागी घर के अंदर गई और तुरंत ही पैसे लेकर आई। फिर अपनी बेटी का सामान अपने हाथों से घसीटते हुए अंदर लेकर आई। कृतिका घर के अंदर आकर सोफे पर बैठी और अपने मुंह को दोनों हाथों से पोंछते हुए कहने लगी, बहुत दूर है मॉम, कितना थक गई हूँ। सरिता जी ने कहा, बेटी, पानी लाऊं? कृतिका माँ की तरफ बिना देखे ही कहा, हाँ माँ, ठंडा पानी लाओ। सरिता जी पानी भी लेकर आई। फिर सरिता जी ने कहा, बेटा, खाने के लिए कुछ तो लाती हूँ, तो बैठ, मैं तुम्हारे लिए पहले ढोकला लाती हूँ। उमाकांत जी देख रहे थे कि सरिता लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी बेटी के लिए भाग भाग कर कुछ न कुछ ला रही है। उन्होंने कहा, सरिता, तुम बैठ जाओ, अभी तुम्हारा इतना ब्लड जो निकल चुका है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं बेटी के लिए ढोकला लेकर आता हूँ। उमाकांत जी जब ढोकला लेकर आए और कहने लगे, सरिता, लो, नाश्ता करो। सरिता ने ढोकले की तरफ देखा, दोनों शोल्डर ऊपर करते हुए कहा, पापा, ये सब मैं नहीं खाती, मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद 2-3 घंटे आराम से सोऊंगी, उसके बाद ही मुझे फ्रेश फील होगा। कृतिका बाथरूम में चली गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते ही रह गए। सरिता जी उमाकांत जी के भाव को समझ रही थी। उन्होंने कहा, ठीक ही तो कह रही है बेटी, इतनी दूर से जो विदेश से आई है, नहा धो लेगी, आराम करेगी तो उसे भी अच्छा महसूस होगा। और वह चली गई खाना लगाने। कृतिका जब नहा कर आई, सरिता जी खाना टेबल पर लगा चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो, इसके बाद सोने जाना। कृतिका खाने की टेबल पर बैठ गई और जैसे तैसे अनमने से कुछ खाकर अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हुए अपने कमरे में चली गई। सरिता जी भी रात भर अपने बेटे और बेटी के इंतजार में सोई नहीं थी, इसीलिए वह भी अपने कमरे में सोने चली गई। दोनों पति पत्नी रात भर जागे हुए थे, जिसकी वजह से गहरी नींद लग गई। दरवाजे का डोरबेल बार बार बज रहा था। किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। शायद कृतिका कान में ईयरफोन लगाकर सो गई थी। तभी सरिता जी की अचानक से नींद खुली और वह दौड़ती दौड़ती दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा कार्तिक खड़ा था। बड़े गुस्से में था। अरे, मैं इतनी दूर से आप लोगों से मिलने आया हूँ और आप लोगों को इतना टाइम नहीं है कि घर का दरवाजा तो खोल दें। मैं यहाँ पर काफी टाइम से खड़ा हूँ, लगभग 15-20 मिनट हो गए मुझे डोरबेल बजाते हुए, और आप लोग यहाँ इतनी गहरी नींद में सो रहे हो। ऐसा लगता है कि बरसों की नींद आज ही पूरी कर रहे हो। सरिता जी ने कहा, अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि अभी अभी कृतिका आई है और मुझे लगा कि तुमको थोड़ा टाइम आने में, इसीलिए मैं आराम करने चली गई। तुम दोनों के इंतजार में मैंने रात भर ऐसे ही जाग के गुजार दिया। कार्तिक अपने गुस्से में भड़कता हुआ कमरे के अंदर चला गया। सरिता जी के आज बेटा और बेटी दोनों घर पर आ चुके थे। उन्हें आज अपनी जिंदगी से जो शिकायत थी, कम हो चुकी थी। उन्होंने बच्चों के 2 दिन रहने के बाद जब वह बच्चे अपने अपने घर जाने की बातें करने लगे, तो सरिता जी ने कहा, देखो, हमें भी अब तुम लोगों के साथ चलना है। अब हम यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे? हम यहाँ अकेले
तुम्हारे इंतजार में एक एक पल गुजारते हैं बेटा। चाहे तुम या कृतिका, दो में से एक मुझे अपने साथ लेकर चलो। यह बातें दोनों भाई बहन जब माँ के मुंह से सुने तो एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और अपने अपने कमरे में चले गए। शाम को जब उमाकांत जी और सरिता जी अपने बच्चों के खाने पीने की चीजें लेकर बाजार से वापस आए, दरवाजे तक दोनों भाई बहन की बहस की आवाजें आ रही थी। सरिता जी और उमाकांत जी के कदम दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। कृतिका कह रही थी, भाई तुम अपने साथ माँ को ले जाओ। तुम्हें पता है कि मेरा भी परिवार है और मैं वहाँ माँ को कैसे ले जा सकती हूँ। मेरे पति को देखो, यदि वह परिवार बड़ा रखना चाहते तो अपनी माँ को ही नहीं ले जाते। देखो, मैं तो माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकती। कार्तिक ने कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं माँ को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। तुम्हारी भाभी ने अभी तक बच्चों को भी जन्म नहीं दिया क्योंकि उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया या घर माहौल उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अकेला रहना चाहती है। मैं तो किसी भी तरह से माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तभी कृतिका ने कहा, भाई एक तरीका है, क्यों न यह घर बेच दे और मम्मी पापा को हम दोनों वृद्धा आश्रम में रह दे। उनका भी अकेलापन दूर हो जाएगा और हम लोगों को भी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उन्हें भी तो इस उम्र में अपने उम्र के लोगों के साथ रहने का साथ मिलेगा और खुशी मिलेगी। दोनों भाई बहन यह बातें कर रहे थे। बातें सुनकर उमाकांत जी और सरिता जी के पैरों तले से मानो जमीन ही सरक गई हो। दोनों घर के अंदर आए जब तक दोनों भाई बहन अपनी बातें बंद कर चुके थे। सरिता जी और उमाकांत जी दोनों कमरे के अंदर चले गए, अपने बच्चों को बिना कुछ बोले ही। सरिता जी का गला भरा हुआ था। उनके मुंह से आवाज निकलती तो शायद रुलाई फूट जाती, इसीलिए वह चुप बैठ गई। उमाकांत जी ने कहा, सरिता तुम ज्यादा सोचो मत। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी। देखो, मैं कुछ जरूर करूंगा। और फिर मैं क्यों वृद्धा आश्रम चला जाऊं? क्या इनके कहने पर चला जाऊं? क्या मैं अपना घर इनके कहने पर बेच दूंगा? मैं कतई ऐसा नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो। ना तो मुझे बेटे की जरूरत है और ना बेटी के सहयोग की। हम तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। सरिता जी को आज नींद कहाँ आ रही थी। वह तो जैसे तैसे रात को आंखें खोले हुए पड़ी अपने बिस्तर में उन पुराने ख्यालों में डूब गई। उमाकांत जी विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। बेटा और बेटी को उन्होंने बड़ी अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी। बेटी का रिश्ता विदेश में रह रहे एक लड़के के साथ उन्होंने कर दिया। शादी के बाद कृतिका भी अपने पति के साथ विदेश चली गई। जब कृतिका विदेश में थी तो अपने छोटे भाई कार्तिक को विदेश की सारी बातें फोन पर बता दिया करती थी, जिससे कार्तिक का भी मन विदेश जाने के लिए उमड़ पड़ा। पढ़ाई खत्म करने के बाद कार्तिक भी विदेश चला गया और उसके साल भर के अंदर ही उमाकांत जी ने कार्तिक को बुलवाकर उसकी शादी भी कर दी। उसके बाद से तो बेटा और बेटी जैसे विदेश के ही रह गए थे। उमाकांत जी का आज रिटायर होके 2 साल हो चुका था। उमाकांत जी और सरिता जी अपनी जिंदगी की गाड़ी खुशियों के साथ बिता रहे थे। उमाकांत जी एक दिन सुबह सुबह 4 बजे ही उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। सरिता जी ने कहा, अरे जी, बाहर इतना अंधेरा है और आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जाना। उमाकांत जी ने कहा, अरे जब मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे से पहले मेरे सारे दोस्त आ चुके होते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम आज भी लेट हो गए। आज देखता हूँ कि कौन कौन आया होगा। सरिता जी ने कहा, अरे शर्त जीतने के चक्कर में अंधेरे में मत जाओ। देखो, बाहर थोड़ा मौसम बारिश जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि रात को भी बारिश हुई थी। अंधेरे में कहीं पैर फिसल गया तो मुसीबत तैयार हो जाएगी।
सरिता जी की बात मानकर उमाकांत जी हॉल में बैठ गए और वहीं पर कुछ सुबह सुबह का प्रवचन सुनने लगे। सरिता जी भी वहीं पास में आकर बैठ गई और कहने लगी, चाय वाय कुछ बनाकर लाऊं? अरे नहीं, तुम तो हमेशा मेरे खाने पीने की चिंता करती रहती हो। पहले मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, उसके बाद ही आकर चाय नाश्ता करूंगा। आधे घंटे तक करीब प्रवचन सुनने के बाद सुबह थोड़ा सा उजाला हो गया। तब उमाकांत जी मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई। सरिता जी भी सुबह का काम निपटा चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब मैं अकेले घर के अंदर क्या करूं? अभी तो उमाकांत जी को आने में टाइम है, तो वह छत पर जाकर सुबह की धूप लेने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह छत के ऊपर गई तो पानी बह के निकल चुका था, लेकिन अभी भी छत पर फिसलन बनी हुई थी। सरिता जी का पैर वहीं पर सरक गया और वह सिर के बल गिर गईं। उनके सिर में पीछे के साइड में चोट आई। सरिता जी वहीं पर बेहोश हो गईं। उन्हें जब 10-5 मिनट के बाद होश आया तो उनका सिर बहुत भारी हो रहा था। उन्होंने अपने सिर में हाथ रखा तो उनका हाथ खून से रंग कर लाल हो गया। सरिता जी ने देखा कि छत के फर्श पर भी खून बहुत गिरा हुआ है। वह घबरा तो गई, लेकिन वह वहां किसे बुला सकती थी, क्योंकि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सरिता जी ने मन में सोचा, अरे मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं तो एक बहुत ही हिम्मत वाली औरत हूँ। अपने आप को हिम्मत देते हुए सरिता जी कमरे के अंदर आई और फोन ढूंढ कर फोन लगाने लगी। लेकिन आज उमाकांत जी अपना मोबाइल अपने बेडरूम में ही छोड़कर चले गए थे। सरिता जी फिर से वहीं पर बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि खून काफी बह चुका था और उन्हें चक्कर जैसा लग रहा था। सरिता जी किचन में आई थी कि दूध वाला आता ही होगा, दूध का बर्तन लेकर जाऊं। दूध वाला आवाज दे ही रहा था, लेकिन वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और चक्कर खाकर गिर गई। उनके गिरने की आवाज ढंग से दूध वाले ने सुन लिया और बर्तन भी जो गिरा उसकी छनछनाहट भी वह सुन लिया था। उसने जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज देकर इकट्ठा कर लिया। तभी आस पड़ोस के लोग सरिता जी के घर के अंदर गए और देखा तो सरिता जी किचन में गिरी हुई पड़ी थी। वहां भी खून गिर रहा था। कुछ लोग सरिता जी को संभालने लगे तो कुछ लोगों ने कहा, उमाकांत जी यहीं पास के गार्डन में सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, जाकर जल्दी से उन्हें बुला कर लाओ। उमाकांत जी रास्ते में ही मिल गए। उनका एक पड़ोसी अपनी गाड़ी लेकर गया था और जैसे ही उन्हें देखा तो कहा, उमाकांत भैया जल्दी से आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। भाभी जी का ना जाने क्या हो गया है, वह बेहोश है, उनके सिर से खून बह रहा है। ऐसा महसूस होता है कि वह फिसल कर गिर गई है। जैसे ही इतनी बातें सुनी उमाकांत जी के तो हाथ पैर कांपने लगे। वह बाइक पर बैठे हुए ऐसे थरथरा रहे थे, लग रहा था कि वह अभी गिर जाएंगे। किसी ने एम्बुलेंस को भी बुला दिया था। जब तक उमाकांत जी घर के पास पहुंचे सरिता जी को एम्बुलेंस में लेटा दिया गया था। उनके कुछ पड़ोसी कहने लगे, भैया आप भी जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाओ, खून काफी बह चुका है और सरिता भाभी होश में नहीं आ रही है। कुछ पड़ोसियों ने जब देखा कि घर पर तो कोई नहीं है, घर खुला ही पड़ा रह गया है, उमाकांत जी और उनकी पत्नी अब हॉस्पिटल जा चुके हैं, तो एक पड़ोस वाली भाभी आकर उनके घर में कहने लगी कि देखो, इनके घर में मैं अपना ताला लाकर लगा देती हूँ, जब वह आएंगे तो अपना घर खोल लेंगे। कुछ ने उनसे मिलने जाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। दूध वाले ने पड़ोस में ही दूध दे दिया और कहा कि यह उमाकांत जी का दूध है, आप गर्म कर लीजिए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाइए। उनके पड़ोसी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचने लगे। उमाकांत जी अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अरे
काफी देर से खून बह रहा है। आप लोग इन्हें लाने में इतना देर क्यों कर दिए? उमाकांत जी बोले, मैं तो था नहीं, ना जाने ये कैसे गिर गई। मैं इसे अच्छा खासा हंसता बोलता घर पे छोड़कर गया था, और जब आया तो इस तरह से घर में भीड़ देखा और इसे एम्बुलेंस में लाते हुए अब ये होश में आए तब तो पता चले कि आखिर मेरी सरिता के साथ हुआ क्या है, यह कैसे गिर गई। वह बहुत घबराए हुए थे। मन में उनके ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आप बाहर ही बैठिए जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। करीब 2 घंटे के बाद सरिता जी को होश आया। डॉक्टर बोले, आप जाकर अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। उमाकांत जी अंदर जाकर पत्नी के बेड में सिर के पास बैठते हुए सिर में हल्के से हाथ रखे। सरिता जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक छोटी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। उमाकांत जी ने कहा, यह सब कैसे हो गया सरिता? सरिता जी अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उन्हें कुछ नींद जैसा लग रहा था। उमाकांत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बोलो मत, हम बाद में बातें कर लेंगे। अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? सरिता जी ने आंखों का इशारा करते हुए थोड़ा सा सिर हिला दिया। उमाकांत जी बाहर आए और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? कोई गहरी चोट तो नहीं आई? डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ा सा ही बच गया, वरना आपकी पत्नी के सिर में टाके भी आ सकते थे। घाव हो गया है, लेकिन इतना नहीं, भर जाएगा। हमने दवाइयाँ और मलहम पट्टी कर दिया है। शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। उमाकांत जी शाम को जब घर लेकर आए तो उमाकांत जी अपनी पत्नी को आराम करने के लिए बोली, क्योंकि खून काफी बह गया था और डॉक्टर ने भी कहा था कि इन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत है। सरिता जी घर आते ही उमाकांत जी से बोली, कार्तिक और कृतिका को आपने फोन लगाया कि नहीं? मेरे बच्चों को मेरी खबर दी कि नहीं? उमाकांत जी ने कहा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चों को बता दिया है और वह दोनों 2-3 दिन के बाद आने के लिए भी तैयार हैं। सरिता जी ने जब अपने बच्चों की आने की बात सुनी तो आधी बीमारी तो उनकी ऐसे ही दूर हो गई। उन्हें उनके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा और ताकत सी महसूस होने लगी। सरिता जी अब तो बिस्तर से उठकर अपने बच्चों की तैयारी में भी थोड़ा थोड़ा जुट गई। उमाकांत जी बहुत मना करते, लेकिन वह बच्चों की आने की खुशी में हड़बड़ी में से लगी रहती थी। और आखिरकार चौथे दिन उनके बच्चे घर पर आ ही गए। सरिता जी अपना तकलीफ बिल्कुल भूल चुकी थी। तभी अचानक से उमाकांत जी ने कहा, अरे, रात काफी हो चुकी है। सरिता, तुमने तो कुछ खाया नहीं। तुम अपने बच्चों की बातें सुनकर यूं ही बिस्तर पर क्या टकर टकर देखते हुए पड़ी हो? चलो, कुछ खा लो, तुमको दवाइयां भी तो लेना है। उमाकांत जी की बातें सुनकर सरिता जी अपने वर्तमान में लौट आई। उमाकांत जी बोल रहे थे कि चलो कुछ खा लो और दवाइयां खाओ। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उमाकांत जी किसी वकील के घर चले गए। वकील से उन्होंने सलाह लिया। उन्हें अपनी सारी स्थिति बताई कि मेरा बेटा और बेटी दोनों मुझे वृद्धा आश्रम छोड़कर इस घर को बेचकर वापिस विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं होने देना चाहता। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? वकील साहब ने बताया कि यह घर आपका है, आपके नाम पर है। यदि आप नहीं बेचना चाहते तो इसमें आपका बेटा और बेटी कुछ नहीं कर सकते। फिर आप वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगे? आपकी पत्नी है, आप हैं। आपसे यदि घर गृहस्थी का काम नहीं होता, आपकी पत्नी नहीं कर पाती, तो आप फुल टाइम के लिए एक मेड रख सकते हैं। और वैसे भी आपके पास अभी किसी चीज की कमी तो है नहीं। आपकी अच्छी खासी पेंशन आती है। आप नौकरी में थे। आपके पास जमा पूंजी भी है। उमाकांत जी ने कहा, सब कुछ है, मुझे पैसे और कमाई की कमी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को अकेलापन अच्छा नहीं लगता। वह अकेलेपन की मुसीबत से गुजर रही है। वकील साहब ने सलाह दिया, तो फिर आप बच्चों के साथ रहने के चक्कर में वृद्धा आश्रम जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि विदेश में रह रहे आपके बेटा बेटी आप दोनों को अपने साथ तो ले जाने वाले नहीं हैं।
उमाकांत जी की आंखें खुल चुकी थी। जब तक वह घर लौटे तो उन्होंने देखा बड़ी बेसब्री से घर में उनका इंतजार हो रहा था। बेटा बेटी दोनों यही बातें करने के लिए बेचैन थे कि पापा आए और उनसे कह दूं कि यह घर हम दोनों मिलकर बेच रहे हैं और आप दोनों को वृद्धा आश्रम छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि बच्चे कुछ कह पाते, उमाकांत जी ने कहा, क्यों, मेरा इंतजार इस घर में क्यों हो रहा है? तभी बेटा ने कहा, पिताजी, मैंने और कृतिका ने मिलकर यह प्लानिंग किया है कि इस घर को बेच देंगे और आप दोनों को वृद्धा आश्रम छोड़ देंगे। उमाकांत जी का गुस्सा उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, किसने अधिकार दिया है तुमको हमारी जिंदगी के बारे में सोचने का? हम दोनों ने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ना तो मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा और ना ही मेरी पत्नी कहीं जाएगी और ना ही मैं ये घर बेचूंगा। तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वह इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। अपने पति के इस तरह से कड़ी आवाज को सुनकर सरिता जी अभी मोह माया में फंसी हुई, कभी तो अपने पति की तरफ देखती और कभी बच्चों की तरफ। कृतिका अपने कमरे से सामान लाती हुई बोली, अरे, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। माँ का एक्सीडेंट सुनकर आ गई थी। मेरे लिए आखिर आप लोगों ने किया ही क्या है? मेरी शादी की, पढ़ाया लिखाया, तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है। अपनी बेटी के लिए तो सभी इतना करते हैं। कार्तिक भी कहाँ चुप होने वाला था। वह भी बोल दिया कि मेरे लिए ही क्या किए हैं? तुम्हारे जैसा मुझे भी तो पढ़ाए लिखाए। जिस स्कूल में तुम पढ़ी लिखी हो उसी में तो मैं भी पढ़ा हूँ। मेरे लिए मेरे माता पिता कौन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं? और रही नौकरी की बात, वह तो खुद ही विदेश में जाकर मैं अपने ही दम पर ढूंढ लिया हूँ। मैं कौन सा यहाँ रुकने वाला हूँ? मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं अपने पत्नी और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया हूँ। दोनों माँ बाप को इस तरह से सुनाते हुए और अपना सामान उठाए चले गए। सरिता जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने दोनों बच्चों को जाते हुए देखती की देखती रह गई। 1 साल हो गया था। बच्चों का फोन भी आना बंद हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर इंडिया वापस आ गया। लेकिन जब वह अपने घर के सामने आकर खड़ा हुआ तो पहचान ही नहीं पाया कि यह मेरा ही घर है। जो घर एक ही माले का बना हुआ था उसमें अभी 3 माले का घर बन चुका था। उमाकांत जी अपने बचाए हुए पैसों में से उसी घर में डबल ट्रिपल फ्लोर कर दिया था और ऊपर के 2 फ्लोर को उन्होंने किराए पर दे दिया था और नीचे पति पत्नी दोनों रह रहे थे। अपने भविष्य के लिए यही सब सोचकर उमाकांत जी ने किया था। घर के दरवाजे पर कुर्सी में बैठा हुआ अपने पिताजी को देखकर कार्तिक घर के अंदर उनके पैर छूने चला गया। कार्तिक को इस तरह से आया हुआ देख उमाकांत जी चौंक गए। कार्तिक ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है। वहां पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस भी लगा दिया गया था। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी फाइन के रूप में मैं सब कुछ भर दिया हूँ। अब तो मेरे पास ना वहाँ नौकरी थी और ना रहने की जगह। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा यहीं पर। उमाकांत जी ने कहा, अरे, तुम यहाँ क्यों रहोगे? तुम्हारे माता पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। जाओ, किसी वृद्धा आश्रम में ढूंढो अपने माता पिता को। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। सरिता जी भी अब वहीं पर खड़ी रह गई, लेकिन वह अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। उमाकांत जी अपने बेटे को माफ नहीं किए। उमाकांत जी की बहू अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि उनकी बेटी कृतिका का भी फोन आया। माँ, तुम्हारे दामाद जी 2 महीने से बिजनेस के काम के लिए बाहर गए हुए हैं। मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर दिया है। यहाँ मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि इंडिया वापस आकर कुछ महीनों तक मैं तुम्हारे पास ही रह लेती। सरिता जी ने सीधे जवाब दे दिया, अरे, तुम्हारे माता पिता अब यहाँ कहाँ है? तुम जाओ,
उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ो। तुम दोनों ने तो यही इरादा बना लिया था, यह घर बेचकर वृद्धा आश्रम में छोड़ने का। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मर चुकी है। इतना कहकर सरिता जी ने फोन कट कर दिया और बैठकर खुद ही रोने लगी कि यदि आज मेरे बेटे सही तरीके से होते तो मैं अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनके मुसीबत के समय में गले लगा लेती। लेकिन ऐसे बच्चों से मुझे कोई आशा और ना ही उम्मीद है, और मैं अपने पति के खिलाफ जा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे बच्चे नहीं, मेरे पति ही है। सरिता जी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह सही कर रही है गलत। वह अपने कमरे में आज फिर से फूट फूट कर बहुत रोई। दोस्तों, आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि उमाकांत जी और सरिता जी अपने बच्चों के साथ सही कर रहे हैं या गलत। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल में यदि नए हैं, पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।